रश्मि, आप थोड़ा और समय दें हमें। हम चाहेंगे हमारे अगले मेहमान को मंच पर आमंत्रित करें, और ये भी समाज सेवा के क्षेत्र में अपना सब कुछ लगा चुके हैं और जनता की सेवा ही इनकी प्राथमिकता है। तरारी विधानसभा क्षेत्र में ये मेहनत करते आए हैं, तो हम आमंत्रित करेंगे सिकंदर कुशवाहा जी को कि वो मंच पर आए और हमारे इस बिहार मंथन 2025 राजनीतिक चर्चा में भागीदारी दें। और हम आमंत्रित करेंगे हमारे प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर को कि वो सिकंदर कुशवाहा जी को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित करें, अंग वस्त्र और एक मोमेंटो देकर। तो ये सम्मान समाज की सेवा में संकल्पित और दृढ़ता से लगे रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी। चलिए अब बातचीत होती है सिकंदर कुशवाहा से, जो कि तरारी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की पसंद भी बताए जाते हैं। तो चर्चा हमारी सहयोगी रश्मि करेंगी। रश्मि, बहुत स्वागत है सिकंदर कुशवाहा जी आपका कशिश के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज कशिश न्यूज बहुत अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं और ऐसे चलाते रहना चाहिए, जिससे नेताओं लोग को भी कुछ आइडिया मिलेगा, एक दूसरे के बात विचार से रूबरू होते रहेंगे और जनता भी होते रहेगी। ऐसा मतलब चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, चूंकि बात हो रही है राजनीति पर, चर्चा हो रही है बढ़ते बिहार पर, और बिहार की नई तस्वीर क्या होगी 2025 से 30, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे रहेगा, चूंकि लगातार आप क्षेत्र में जाते रहे हैं, जनता के बीच आप जाते रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी आप लगातार जनता के सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। पहले तो मुझे बताइए कि उस एक्सपीरियंस को आज कैसे साझा करिएगा। जी, मैं 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ। अर्थशास्त्र का भी अच्छा अध्ययन है, राजनीति शास्त्र का भी अच्छा अध्ययन है। अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक भी लिखते हैं और काफी शौक से हमने चुनाव लड़ने का काम किया कि ताकि लोग के समस्याओं को जान सके। 2015 में अरवल विधानसभा लड़े, 2020 में अरवल विधानसभा लड़े, इसके बाद लोकसभा भी लड़े आरा से, उपचुनाव 2024 लड़े तरारी विधानसभा से। तो बहुत सारे समस्याएं देखने को मिलता है और हम जो देख रहे हैं कि अभी जो नेता हैं वो बैलगाड़ी के जमाने का नेता है, और बैलगाड़ी के जमाने के नेता से हवाई जहाज के जमाने की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वो सारे लोग पुराने ढलाने के नेता हैं। कुछ लोग नया नेता बने हैं तो अपने विरासत में, बाप दादा की विरासत में बने हैं, तो एसी में पले, एसी में पढ़े, एसी में रहे, बंद कमरा में रहे, उनको धरातल की समस्याओं को पता नहीं है। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? वो जो भी हो, आप समझ रही होंगे कि हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जिनको विरासत में मिला है और यंग नेता है कहने के लिए, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो धरातल पर नहीं गए हैं। और धरातल पर जाते हैं तो धरातल के लोगों से नहीं मिलते हैं, वो अपने चमचे एजेंट कार्यकर्ता के ऊपर ऊपर ही बात करके चले आते हैं। तो हम जो जाते हैं हमको पता चलता है। इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, हम गरीबी देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं। तीखी तीर चलाई है आपने और तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। यानी आपका मानना है कि अगर वो यंग नेता जीत कर अगर आएंगे तो बिहार में बदलाव नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उनको एक्चुअल आइडिया नहीं है। दूसरी बात है कि उन्होंने राजनीति का अध्ययन ही नहीं किया है। अब आप ही बताइए कि अगर हड्डी के डॉक्टर भी आंख का इलाज कराने जाएंगे तो इलाज होगा और बीमारी बढ़ जाएगा। तो जिसने राजनीति नहीं पढ़ा, जिसने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, वो दोनों समस्याएं अर्थ की और राजनीति की है। शासन व्यवस्था से अर्थ का किस तरह से उपयोग किया जाए कि अधिक से अधिक मानव कल्याण हो सके, ये हमारे किसी भी पार्टी में नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं। कुछ हद तक लोगों ने मतलब कंस्ट्रक्शन के काम में डेवलप किया। माननीय नीतीश जी अच्छा काम किए हैं, क्योंकि उन्होंने पेशे से इंजीनियर थे, पढ़ाई इंजीनियरिंग के किए, तो उन्होंने अपने सेक्टर में तो किया। लेकिन रोड बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, लेकिन जीने के लिए अच्छे संसाधन चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, ये सारे फेल है उनका। कौन देगा? रोजगार की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, कौन देगा ये हम बहुत लोगों को गाइड कर रहे हैं। अच्छे अच्छे नेताओं से बातचीत होता है, उनको हम कहते हैं कि इस तरह की बातें आप लोग कीजिए, इस तरह के काम कीजिए। कौन है वो अच्छे नेता जिनसे बातचीत आपकी होती है? और चूंकि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं, मौका मिलेगा तो किसके साथ जाना चाहेंगे? अभी तो नहीं कुछ बता सकते हैं, चुनाव लड़ेंगे, आगे पार्टी बनाने की भी इच्छा है। क्योंकि हमने हमारे कुछ एजेंडे हैं कि अब एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरे तरफ मशीनें बढ़ रही है, तो मशीन भी बढ़ेगी और जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो दुनिया के कोई सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन जीने के लिए पैसा जरूरी है।
अगर हर इंसान को पैसा नहीं मिलेगा तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लोग स्कीम परियोजना चलाते हैं, सारे ये स्कीम परियोजनाएं जो होती है वो घोटाला के भेंट चढ़ जाता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। गरीब ग्रामीणों के विकास के लिए तो परियोजनाएं स्कीम चलती है, लेकिन इन्हीं के मंत्री विधायक सांसद अधिकारी पदाधिकारी मिल बांट के खा जाते हैं। आप देखते हैं कि कितनों ईमानदार अधिकारी बने, आईएएस बने, लेकिन 6 महीना साल भर के बाद वो घोटाला में फंस जाता है। कितना भी ईमानदार नेता चुन के जाए, 6 महीना साल भर के बाद वो घोटाला में फंस जाता है। आखिर घोटाला का पैसा कहां से आता है? वो अपने घर में नोट छाप के तो नहीं लाते हैं, कहीं ना कहीं वो पैसा भारत सरकार से, बिहार सरकार से जनता के कल्याण के लिए जाती है, वो पैसा बीच में ही घोटाला कर लेते हैं। हमने एक नया कंसेप्ट सोचा है कि क्यों ना सारे लोगों को, सारे वोटरों को डायरेक्ट जो सुविधाएं देनी है वो नगद ट्रांसफर कर दें, बीच के बिचौलिए को खत्म कर दें। अगर सरकार पैसा खर्च कर ही रही है, हम भारत सरकार के ले ले तो 350 लाख करोड़ का जीडीपी है, अगर जो खर्च करती है पैसा वो बंदर बाट हो जाता है। बिहार सरकार को ले ले तो 10,90,000 करोड़ का जीडीपी है, 3,37,000 करोड़ का, 17,000 करोड़ का जीडीपी बजट बनाते हैं, सम्राट चौधरी जी बोलते हैं। तो जब बजट बनाते हैं तो क्या उनको पता है कि हमारी बजट के सारे पैसे जनता तक पहुंचती है? नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अच्छे लोग को नेता रखेंगे नहीं। अगर हम लोग कहेंगे कि टिकट दे दीजिए तो देंगे नहीं। पढ़े लिखे लोग को नेताओं को पसंद ही नहीं है, वो लोग को चाहिए पैसा वाला, झोला ढोने वाला। जो झोला ढो कर आएगा धरातल से ऊपर तक, उसको क्या क्वालिटी रहेगा? अब बताइए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर स्पेशली किसी आंख का और एक कंपाउंडर सीख करके पहुंचा है, तो क्या वो उतनी बारीकी से इलाज कर सकता है बीमारी का? उसी तरह जो हमारे देश में, राज्य में जो गरीबी रूपी समस्या है, बीमारी है, बेरोजगारी रूपी समस्या बीमारी है, भ्रष्टाचार रूपी समस्या बीमारी है, हॉस्पिटल की परेशानी है, शिक्षा है, ये किसी पर वो काम ही नहीं कर पाएंगे। दूसरे जितने भी पार्टियों के नेता विधायक अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्टियों का खूंटे का बैल है। वो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, वो अपने मर्जी से एक बात तक नहीं बोल सकते हैं, जनता को सुन भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तरारी विधानसभा से चूंकि आप लगातार क्षेत्र में घूमते रहे हैं, कई क्षेत्र की समस्याएं, चाहे हम गरीबी पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, शिक्षा पर बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करें, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे नेताओं की तरफ से भी उठाया जाता है। अगर आपको मौका मिले तरारी विधानसभा के लिए जनता के बीच जाने का भावी प्रत्याशी के तौर पर, क्या आपका मकसद होगा, क्या एजेंडा होगा? तरारी विधानसभा में जाएंगे, अगर मौका मिलता है, जनता वहां से जिता के भेजती है, तो वहां के नली गली, खड़ौंजा रोड पुल पुलिया जो होगा वो तो बेहतर करेंगे ही। शिक्षा व्यवस्था भी काफी लचर है, लोग टाइम से नहीं जाते हैं, सही से पढ़ाते नहीं, उस पर भी प्रॉपर नजर रखा जाएगा। दूसरे शिक्षा, विधानसभा में अगर हम आते हैं तो विधानसभा में ये आवाज उठाएंगे कि शिक्षा सेम होना चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, चाहे बिहार को हो या जहां के भी हो। देश में एक शिक्षा नीति होना चाहिए जो एनसीईआरटी बुक है। आप बगल में ही देख लीजिए कि उस प्राइवेट स्कूल में उसमें कुछ पढ़ाई हो रहा है, उसमें कुछ पढ़ाई हो रहा है, उसमें कुछ पढ़ाई हो रहा है। उसका हर साल सिलेबस बदल जाता है। ये बताइए कि कौन सी व्याकरण बदल जाता है, कौन सी ग्रामर बदल जाता है, कौन सी इतिहास और भूगोल बदल जाता है हर साल। तो ये तो शिक्षा को अपने बिजनेस बना दिया है ना, और इसमें नेताओं की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है। कम से कम एक शिक्षा, एक बुक, एक पॉलिसी रखिए ताकि समाज के हर व्यक्ति सेम बराबर पढ़े। आप शिक्षा में भेदभाव करते हैं, तो इसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे विधानसभा में जाकर के। साथ ही एक मेजर आवाज जो उठाएंगे कि डायरेक्ट वोटर के खाते में बिहार सरकार की जो खजाने में पैसा है, जीडीपी से जो आता है, वो छोटी छोटी परियोजनाएं, स्कीम को बंद करके जो बंदरबाट हो जाती है, घोटाला होती है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाती है, डायरेक्ट वोटर के खाते में ट्रांसफर कर दे। जो आज की वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रत्येक वोटर बिहार को 4,000 रुपया दिया जा सकता है प्रति महीना, जिंदगी भर। दूसरी, अगर भारत सरकार चाहे तो भारत के प्रत्येक वोटर को 10,000 रुपया बिना शर्त प्रति महीना जिंदगी भर दिया जा सकता है, जिससे उनकी दिमाग बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी, कंसेप्ट बढ़ेगी। अभी चावल बढ़ता है, कंबल बढ़ता है, कपड़ा बढ़ता है, साइकिल बढ़ता है, मिड डे मील बढ़ता है, ये सारे से गुलाम को दिया जाता है, सुविधाएं गुलाम को दिया जाता है, न कि जिनको सोच को आगे बढ़ाना है उनको सुविधाएं नहीं, नगद ट्रांसफर होना चाहिए। आपने बताई है और आपने ये भी बताया कि कैसे बदलाव हो सकता है बिहार में, लेकिन सवाल तो फिर घूम फिर कर वहीं पर आ रहा है कि ये बदलाव कौन लाएगा, कौन करेगा ये? जी, अभी तो हमने प्रयास कर रहे हैं, 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। अगर लोग आए मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो इस बार तो हम चुनाव लड़ेंगे जैसे भी हो। नेक्स्ट टाइम हमारा पार्टी भी बन जाएगा और इन लोग से लगभग 1.5-2 साल के अंदर इन सारी पार्टियों के हम दाब देंगे, क्योंकि मेरे पास एक विजन है, एक विचार है, एक कंसेप्ट है, त्याग है और क्वालिटी भी मेरे पास बेस्ट है। अभी कोई नेता बिहार का हो या भारत को 2 घंटा मेरे साथ नहीं बैठ सकते हैं एनी मुद्दा पर,
चाहे गरीबी की बात करें, देश की बात करें, विदेश की बात करें, निजीकरण की बात करें। आज देख लीजिए पूरे देश में देश को ध्वस्त कर दिया गया इकोनॉमी व्यवस्था को। इतनी योजनाएं मतलब लाई गई जिसके चलते खाली भ्रष्टाचार होते चला गया। ठीक है, लोग सोच नहीं पा रहे हैं, लोग बढ़ रहे। मेरी और शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपको मौका मिले, जनता आपको चुनकर भेजे और जिस बदलाव की बात आप कह रहे हैं उसे बदलने का मौका आपको जनता दे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। बिल्कुल मैडम, चाहेंगे कि अगर हमको मौका मिलता है, तरारी की जनता देती है, विधानसभा में जाते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे गरीबी खत्म करने के लिए। जो वोटर पेंशन के आंदोलन है, हर एक वोटर को 4,000 वो कानून सत्ता में चिला करके, विधानसभा में चिला करके बनवाने का काम करेंगे और मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। बाकी रोड, नली, गली, भौतिक कार्य तो हम करते ही रहेंगे और बाकी शिक्षा पर, चिकित्सा पर, आपको हर पहलू पर, किसानों की बदहाली जो है उसको भी दूर करने के मेरे पास बहुत कंसेप्ट है। अगर हम पूरे बात छेड़े तो लगभग 10 घंटा लग जाते हैं। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो 2-2, 3-3 दिन ट्रेनिंग देते हैं, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, किसानों की बदहाली पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, या वर्ल्ड के इकोनॉमी पर, भारत पर, बैंकिंग पर, सारे चीजों पर। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि अगर जनता हमको मौका देती है, चाहती है और आगे बढ़ाती है तो जनता के हित में बहुत बड़े बदलाव के काम करेंगे अगले मतलब 5 साल में। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद है श्रीकंदर जी, और अपना समय देने के लिए, अपनी बातचीत, हमारे सहयोगी रश्मि का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।